ठीक है लोगों, हर पश्चिमी देश मानता है कि जीवित रहने के लिए उन्हें दक्षिणपंथी रूढ़िवादी राजनीति चाहिए। मैंने यूके में यह देखा और कहा कि यह ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, पर लोग तब तक ध्यान नहीं देते जब तक हो न जाए। समाज ऐसे ही चलते हैं, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। मैं यह बार बार इसलिए नहीं कहता कि आपको दिखा सकूं कि मैं कितना बड़ा जीनियस हूं। मैं ये बार बार इसलिए कहता हूं ताकि आप समझ सके कि अगले 12 से 24 महीनों में क्या होने वाला है। 2028 में आम चुनाव होंगे, तो हमारे पास अभी भी 2 साल हैं। एंथनी अल्बनीजी की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है, तो एंथनी अल्बनीजी की लोकप्रियता पत्थर की तरह डूब रही है। इसमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा यूके में भी देखा था। ये यहां भी होने ही वाला था। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वन नेशन सर्वेक्षणों में बढ़ रहा है। मैं आपको यह दिखाता हूं। ताजा सर्वे में वन नेशन 32% पर है, यानी वन नेशन को 32% वोट मिलने वाले हैं। एंथनी एल्बनीज की लेबर पार्टी 3 से 3.5% अंक पीछे है, जो बड़ा अंतर है। और हमारे पारंपरिक कंजर्वेटिव्स, हमारे टोरीज, जो लिबरल और नेशनल पार्टियों के गठबंधन से बने हैं, वे 16.5 पर है, जो वन नेशन का लगभग आधा है। आधा। तो साफ तौर पर वन नेशन ऑस्ट्रेलिया में कंजर्वेटिव मूवमेंट का चेहरा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कोई मतलब नहीं है, अगर आज आम चुनाव होते हैं तो वन नेशन सत्ता में नहीं आएगी। इनके लिए कुछ सीटें जीतना भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ प्राथमिकता आधारित मतदान प्रणाली लागू है। तो सिर्फ 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां ही आगे जाती हैं, और उसमें जो भी 50% से ऊपर जाता है वही जीतता है। तो वन नेशन को अगर दूसरी या तीसरी प्राथमिकता न मिले तो वह 32% पर ही रहेगी, उसे 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो निचली पार्टियां बाहर हो जाती हैं, और हम देखते हैं कि उन पार्टियों के मतदाताओं की दूसरी पसंद कौन है। समझाना मुश्किल है, पर मैं समझता हूं। अगर आप समझा नहीं सकते तो समझते नहीं है। तुम्हें समझाने के लिए मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि 2 पार्टी प्रीफर्ड सिस्टम होने के कारण इसका ज्यादा मतलब नहीं है। इसे देखिए, तो यही है इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई राजनीति का असली चेहरा। वन नेशन सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, पर 2 पार्टी प्रेफर्ड सिस्टम में ये तीसरे स्थान पर है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी अगला चुनाव जीतेगी। जब तक लिबरल्स, यानी गठबंधन, लिबरल्स और नेशनल पार्टी, जब तक वे अपने वोटर्स से यह नहीं कहते कि वन नेशन को नंबर 2 पर रखें, ऐसी स्थिति में वन नेशन सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन जाएगी और वास्तव में लिबरल्स और नेशनल्स के साथ गठबंधन में सरकार बनाएगी। तो अंदाजा लगाइए कल ही क्या हुआ। तो एंगस टेलर, जो गठबंधन के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि पॉलिन हैंसन के साथ सुलह की जाए, क्योंकि लेबर की विवादास्पद नई टैक्स योजनाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। फैबियन, समाजवादी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट जैसे एंथनी अल्बनीजी ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने देश को सचमुच बर्बाद किया है। पहले हम मानते थे कि ऑस्ट्रेलिया भाग्यशाली देश है, सत्ता में कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता था। और अब मुझे जॉन हावर्ड और पीटर कॉस्टेलो की याद आती है। उनकी सरकार 2007 में खत्म हो गई थी, 13 साल बाद, 4 कार्यकालों के बाद, 12 साल शायद। और तब से हमारे टोरीज, हमारे लिबरल्स भी सेंटर लेफ्ट राजनीतिक पार्टी बन गए, और हमारी लेबर पार्टी कट्टर वामपंथी राजनीतिक पार्टी बन गई, और हमारे ग्रीन्स भी कट्टर वामपंथी हो गए। तो इसी वजह से बाकी सभी पश्चिमी देशों की तरह हमें भी रुख बदलने की जरूरत थी। हमें यह सुनिश्चित करना था कि पेंडुलम थोड़ा दाईं ओर झुके। पॉलिन हैंसन, जो राजनीति में लंबे समय से हैं, अब रानी बन रही हैं, और पूरा ऑस्ट्रेलिया उन पर फिदा है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं, खैर अगर इनका आपसी समझौता हो जाता है, जो मुझे लगता है कि होना ही पड़ेगा, वरना हम और 3 साल लेबर पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस देश को अलविदा कह सकते हैं, हम गिर जाएंगे। मैंने कहा है कि हम यूके जैसी स्थिति में नहीं हैं, लेकिन हमारी छोटी आबादी के बावजूद इस सरकार में हम यूके से ज्यादा लोगों को ला रहे हैं। साल 2022 में एंथनी एल्बनीज के सत्ता में आने के बाद से हर साल 5 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं।
5 लाख लोग। मुझे लगता है कि यूके में यह संख्या करीब 7 लाख या उसके आसपास है। हालात इससे भी बदतर है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इसे देखिए, 62% ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं कि इमिग्रेशन घटना चाहिए, यानी आने वालों से ज्यादा लोगों को बाहर जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन पर इतनी मजबूत राय इसी कारण है। और यह सिर्फ इतना नहीं है कि वे हमारी नौकरियां ले रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है। हमारा देश हमारे सामने बिगड़ रहा है दोस्तों। अच्छी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग जाग रहे हैं, क्योंकि वे यूनाइटेड किंगडम को देख रहे हैं। और जब राजनीति की बात आती है तो हम यूनाइटेड किंगडम से बहुत अलग है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में एक वर्ग व्यवस्था है। टॉमी रॉबिन्सन एक वर्किंग क्लास व्यक्ति है। वह एक हिंसक गुंडा है। वह एक फुटबॉल हुड़दंगी है, क्योंकि जिस तरह से वह बोलता है वह एक सड़क छाप की तरह बोलता है। टॉमी रॉबिन्सन ने हाल ही में कहा कि लोग सोचते हैं कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी मजदूर वर्गीय पृष्ठभूमि है, लेकिन वे ये नहीं समझते कि वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और ये सच है। वह लगातार मजबूत होता जा रहा है। लोग टॉमी रॉबिन्सन से प्यार करने लगे हैं और वे कीर स्टार्लिन से नफरत करते हैं। वे उससे और भी ज्यादा नफरत करते हैं। वे पूरे शासक वर्ग से नफरत करते हैं। मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि टॉमी रॉबिन्सन यूके में क्रांति लाएंगे, और जो भी राजनीतिक पार्टी उनका समर्थन करने का फैसला करेगी या उनके साथ खड़ी होगी, वह अगले आम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। ऑस्ट्रेलिया में स्थिति अलग है। पॉलिन हैंसन पढ़े लिखे की तरह नहीं बोलती। यहाँ शासक वर्ग या प्रधानमंत्री को क्वीन की इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं चलता। असल में हमारे राजनेता तो हमारे अनगढ़ आम लोगों की तरह ही बोलते हैं। वे जानबूझकर गाढ़ी ऑस्ट्रेलियाई लहजे में बोलते हैं ताकि ऑस्ट्रेलियाई जनता तक पहुंच सके। हमारे यहाँ कोई वर्ग व्यवस्था नहीं है। तो इसे देखिए, मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि पॉलिन हैंसन सर्वेक्षणों में क्यों ऊपर जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वही चाल चल रहे हैं जो यूके में की थी। दक्षिणपंथी रूढ़िवादी आवाज़ों पर हमला करके जो ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय जीवन शैली, ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली को बनाए रखना चाहते हैं। वे ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों, ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति, ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली के लिए खड़े होते हैं, लेकिन उन पर अति दक्षिणपंथी नवनाजी होने का आरोप लगाते हैं। मुझे कहना होगा कि मैं थोड़ा हैरान हूं कि मुख्य धारा की ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक पार्टियों ने हैंसन पर उतना हमला नहीं किया जितना उन्होंने यूके में टॉमी रॉबिन्सन पर किया था। शायद इसलिए क्योंकि टॉमी रॉबिन्सन राजनीतिक हीरो नहीं बल्कि लोकनायक थे, लेकिन वे कोशिश कर रहे हैं। तो इसे देखिए, जब से एंगस टेलर ने कहा कि ठीक है, हम वन नेशन के साथ वरीयता वोटों का समझौता करेंगे क्योंकि हमें इसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम फंस जाएंगे और लेबर पार्टी अगली सरकार बनाएगी। इसे देखिए, एंथनी एल्बनीजी को घबराहट के दौरे पड़ रहे हैं जब से गठबंधन ने घोषणा की है कि वे वन नेशन पॉलिन हैंसन के साथ समझौता करने जा रहे हैं। इसे देखिए, ये क्या है? उसे घबराहट का दौरा पड़ा। उसने रिपोर्टर को गुस्से में जवाब दिया, सुनिए। यही बात है। टेलर, दरवाजा खुला नहीं है। वहां कोई दरवाजा ही नहीं है। ये है, और दोनों को एक ही कमरे में होना चाहिए। ये काम नहीं करने वाला। ये नैतिकता का दिखावा ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं करेगा, क्योंकि एंथनी एल्बोस्लीजी आप इस देश के इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। मुझे नहीं समझ आता कि और लोग आपके खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं कर रहे, जबकि लेबर पार्टी के बैक बेंचर्स में यह शुरू हो चुका है। यह पहली बार है जब उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। लोग अब इसके बारे में बात करने लगे हैं क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना निराश हो जाता हूं। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना निराश होता हूं जब देखता हूं कि ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी देशों में सबसे भाग्यशाली देश से कहां पहुंच गया है। वैश्विक वित्तीय संकट ने हमें प्रभावित नहीं किया क्योंकि जॉन हॉवर्ड और पीटर कोस्टेलो ने बजट अधिशेष छोड़ा था। अब हम $1 ट्रिलियन कर्ज में हैं क्योंकि ये लोग पैसे ऐसे उड़ाते हैं जैसे पेड़ों पर उगते हों। एक मजेदार बात बताता हूं, दुनिया के ज्यादातर देशों में ये बहस होती है कि हमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए या नहीं। हमारे पास सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा है, ठीक है। हमारे पास मेडिकेयर है। हर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक डॉक्टर के पास मुफ्त में जा सकता है। हाल के वर्षों में उस पर दबाव आया है, तो मेडिकेयर पर हमारा खर्च $52 बिलियन है। ठीक है,
हम कह सकते हैं ठीक है, जैसे अमेरिका में अगर आपकी टांग टूट जाए तो सरकार आपकी देखभाल करेगी। ठीक है, मुझे यह अच्छा लगा। यह एक समाजवादी मूल्य है, लेकिन मुझे यह अच्छा लगता है। मुझे यह अच्छा लगा क्योंकि मैं सिर्फ इससे ही परिचित था, उस व्यवस्था से। मुझे नहीं पता, मैंने अमेरिका और ओबामा केयर को लेकर बहुत बुरे किस्से सुने हैं जिसे ट्रम्प हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं। मैं हमेशा कहता था हम एक देश हैं, हमारे पास यह है। अगर मेरी टांग टूटे तो मुझ पर 20-30 हजार डॉलर का कर्ज नहीं होगा। अब एक मजेदार बात सुनो। ये लोग आए और उन्होंने एक योजना शुरू की, NDIS, नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम। मुझे लगता है इसका यही मतलब है। बिल का अनुमान लगाओ, लगभग 52 अरब डॉलर जितना हमारा यूनिवर्सल हेल्थ केयर। मतलब हमारे पास 2 यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम हैं। आपने सही समझा। तो एक तरफ मेडिकेयर 27 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई लोगों का ध्यान रखता है। हर कोई अस्पताल नहीं जाता और हमेशा बीमार नहीं रहता। जो जाते हैं उनके लिए ये सुरक्षा जाल है। ये उच्च विश्वास वाले समाजों में काम करता है जहां धोखेबाज डॉक्टर नहीं होते। अब हमारे पास कई डॉक्टर हैं जो दूसरे देशों से आए हैं, जिनकी बातें मैं सुन रहा था। यूके में वे आपको सीधे आजीवन बीमार या विकलांग लिख देते हैं। ये डॉक्टर बस आपको ये पत्र दे देते हैं, आजीवन बीमारी, आजीवन विकलांगता, ये या वो, और कल्याण भत्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। ये समाजवाद दोस्तों, इसका असर हो चुका है। हमने इन खर्चों को कम कर दिया। ये मुफ्तखोर लोग, हम फंसे हैं। तो NDIS, हाँ, मुझे नहीं पता, हमारे पास है जब तक कि पूरा देश, जब तक कि पूरी ऑस्ट्रेलिया विकलांग लोगों से भरी ना हो, जो कि जाहिर है ऐसा नहीं है। हमारा NDIS बिल हमारे यूनिवर्सल हेल्थ केयर बिल के बराबर क्यों है? क्यों? बड़े घोटाले, बड़ी धोखाधड़ी। ड्रू पॉवलोव ने नया वीडियो जारी किया है। शायद मैं प्रतिक्रिया दूं, बाद में बात करते हैं। वे यहाँ इन अमेरिकी, मेरा मतलब है मिनीसोटा स्तर की धोखाधड़ी का पता लगा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के लोग या कुछ ऑस्ट्रेलियाई गड़बड़ी कर रहे हैं, मुझे गलत मत समझना। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा किए गए अपराध को समझना या उस पर नियंत्रण करना आसान है, क्योंकि हम उन्हें समझते हैं। हम समझते हैं कि वे कैसे काम करते हैं, कैसे सिस्टम को खराब करते हैं, कैसे सेंटर लिंक का दुरुपयोग करते हैं। हम ये समझते हैं। हमारे यहाँ हमेशा निकम्मे मुफ्त खोर रहे हैं, ये हर जगह होता है। लेकिन जब आप लोगों को, माफ कीजिए, कम भरोसे वाली संस्कृतियों से लाते हैं, ये और बढ़ जाता है। मैंने हमेशा कहा है, पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे यहाँ आकर चालाकी करते हैं और सोचते हैं कि गोरे लोग बेवकूफ़ हैं। NDIS घोटाला इसका उदाहरण है। आप बिल भेजते हैं, बस हो जाता है। ये रहा आपका बिल, ये रहा आपका चेक। ये सिस्टम है, उसने ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद किया। क्यों? ऑस्ट्रेलियाई लोग गुस्से में हैं और उन्हें होना भी चाहिए। मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जब उसे बाहर कर दिया जाएगा, बाहर फेंका जाएगा। चेहरों को देखो रिकी, हाँ, वे सब एक ही कमरे में हैं, नस्लवादी लोग। तुम्हारा काम नहीं चलेगा एंथनी एल्बनीज़ी। तुम्हारा दोस्त कीर स्टारमर भी नाकाम रहा। वे सभी एक ही नीतिगत खेमे में हैं, वन नेशन, लिबरल पार्टी और नेशनल पार्टी। जैसे कि ये कोई बुरी बात हो। अब ऑस्ट्रेलिया में 3 दक्षिणपंथी पार्टियां हैं जो सभी ऐसी नीतियों का समर्थन कर रही हैं जो सामाजिक एकता के हित में नहीं है। वे सामाजिक एकता के हित में नहीं हैं। उनकी नीतियां वास्तव में केवल सामाजिक एकता के लिए बनाई गई हैं। अगर हम उनकी नीतियों को लागू होने देंगे तो हमारे यहाँ सिडनी बॉन्डी बीच जैसे आतंकवादी हमले नहीं होंगे। हमारे यहाँ ये बेखौफ इस्लामवादी यहूदियों को गैस दो या यहूदी कहाँ हैं जैसे नारे नहीं लगाएंगे। हम भी वही कर सकते हैं जो वे करते हैं। तो उनकी नीतियाँ सामाजिक एकता के लिए है, एक जैसे मूल्यों वाले लोगों की सामाजिक एकता के लिए। अगर हम बुनियादी मूलभूत मूल्यों पर समाज को कैसे चलाना है इस पर सहमत नहीं है तो सामाजिक एकता कैसे होगी? आपको बस यूके को देखना है, यही है सामाजिक एकता। ये है लंदन, बेबी। इन शानदार ब्रिटिश लोगों को देखो, सब ब्रिटिशों वाली हरकतें कर रहे हैं। एक भी नहीं, वहां एक है, शायद ब्रिटिश हो या ना हो। क्या आप चाहते हैं कि मेलबर्न और सिडनी ऐसे दिखें? क्या आप चाहते हैं? मैं नहीं चाहता। मैं बांग्लादेश
या पाकिस्तान या इंडिया नहीं बनना चाहता। मैं इसे नहीं चाहता। अगर मैं नहीं चाहता तो ऑस्ट्रेलियाई कैसे चाहेंगे? और ऑस्ट्रेलियाई ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, हम इसे नहीं चाहते। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ऑस्ट्रेलियनों के लिए है। ये लेफ्टी लोग प्रोपैलेस्टाइन पंख हैं। वो कहते हैं गाज़ा के लोगों के लिए है, फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों के लिए है। जब हम कहते हैं कि ब्रिटेन ब्रिटिशों के लिए है या ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियनों के लिए है, तो लोग पूछते हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? समय खत्म हो गया है दोस्तों। हमें इन्हें उजागर करने में सख्त होना होगा। माफ कीजिए, मुझे उससे नफरत है। एंथनी एल्बनीजी, अगर आप ये देख रहे हैं तो मुझे आपको कुछ बताना है। आपको 2028 में सबसे शर्मनाक हार मिलने वाली है। तो क्या आपको अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है? मैं जानता हूं, मैं इसे पहले से देख सकता हूं। मैं 100% इसे पहले से देख सकता हूं, क्योंकि मैं यूके का अध्ययन कर रहा हूं और हमारी कुछ सूक्ष्म भिन्नताओं के बावजूद कुछ मामलों में हम बहुत समान हैं। और देश को एकजुट करने के लिए क्या ज़रूरी है? एंगस टेलर का भाषण, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई लोगों के बारे में ऐसे बात की जैसे वे प्रवासियों से अलग हों, खासकर स्थायी निवासियों को अलग से निशाना बनाते हुए। जैसे यूके में हमारे पास बोरिस वेव थी, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास एल्बनीज वेव रही है। उन्होंने इन कुशल प्रवासियों को बिना सोचे समझे स्थायी निवास दे दिए हैं। वे परिवार सहित आते हैं, वेलफेयर पेमेंट्स लेते हैं और संपत्ति का पुनर्वितरण करते हैं। उनका कम्युनिज्म ही सोशलिज्म है। संपत्ति का पुनर्वितरण पूरी तरह से अलग है। आप अमीरों से पैसा लेकर सीधे गरीबों को नहीं दे सकते। आप नहीं कर सकते। यूके को देखिए, यही हो रहा है। मुझे लगता है कि अर्थशास्त्रियों ने उन्हें सिस्टम के ढहने की चेतावनी दी है। यूके में हजारों मिलियनेयर जा चुके हैं। ऐसा यहां भी होगा। हजारों मिलियनेयर यहां से भी चले जाएंगे। अगर आप मेरी मेहनत की कमाई का 40% ले लेंगे, मेरी कमाई का 40% मैं पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करता हूं, पढ़ाई करता हूं, कुछ करता हूं, बिजनेस स्थापित करता हूं या कुछ और, मैं 3 लाख कमाता हूं। मैंने ऑस्ट्रेलिया में आरामदायक जीवन के लिए 3 लाख की आय जरूरी है। अब 70,000 80,000 सालाना कमाना पुरानी बात है। अब 3 लाख की जरूरत है। और पता है क्या, वो मेरी कमाई का 40% सूडानी और सोमाली लोगों को देगा। और ये जो बाकी लोग दूसरे देशों से यहां आकर ऊबर चला रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। मैं तो किसी टैक्स हेवन में जाना पसंद करूंगा। स्थायी निवासी देश में योगदान नहीं कर रहे। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी इमारत या निर्माण स्थल पर चले जाइए, जो आप देखेंगे वो ये है कि स्थायी निवासी लोग हैं। यहाँ किसी भी अस्पताल में जाइए और पूछिए। अगर हम उन सभी लोगों को हटा दें जो बच्चों के अस्पताल या यहाँ के अन्य अस्पतालों में काम करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा नहीं हुए, जो प्रवासी हैं, तो क्या होगा? मैं प्रवासी हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पैदा नहीं हुआ, पर ऑस्ट्रेलिया को सबसे ऊपर मानता हूँ, न कि परिवार या रिश्तेदारों को। अगर वे ऑस्ट्रेलिया के लिए मूल्य नहीं ला सकते तो मैं कहूँगा, माफ कीजिए, ऑस्ट्रेलिया भर चुका है। हमने इसके सबूत देखे हैं। हमारे पास डेनमार्क से सबूत हैं। डेनमार्क ने इसे जारी किया, नॉर्वे ने, ब्रिटेन ने इसे जारी नहीं किया है। कुछ लोग, कुछ थिंक टैंक ये आंकड़े जुटा चुके हैं। अमेरिका, ट्रंप ने पोस्ट किया था कि तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से आए लोग हमारी कल्याणकारी व्यवस्था पर कुल मिलाकर राजकोषीय बोझ हैं। अगर कोई एक व्यक्ति भी कंक्रीटिंग या कोई काम करता है जिसे आप लाते हैं, कुछ भारतीय या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, ज़्यादातर तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय ही हैं, तो हम उन्हें अपनी फैमिली भी लाने क्यों दे रहे हैं? हाँ, हमारे पास कुशल कामगारों की कमी है। मैं इस तर्क को मानता हूँ। हमारी क्लास खत्म हो रही है, जो कि लगातार सरकारों की वजह से भी है। एक बार कोई कौशल या निर्माण क्षमता खो जाए तो वह वापस नहीं मिलती, क्योंकि एक कारीगर का बेटा, एक लोहार, एक प्लम्बर का बेटा अपने बेटे को भी प्लम्बिंग या किसी न किसी तरह की कारीगरी में ही प्रोत्साहित करता था। तो हमने ये सब कुछ नष्ट कर दिया है। लोगों को लाओ, मजदूरों को लाओ, उन्हें उचित मजदूरी दो, उन्हें अपने घर पैसे भेजने दो। मुझे पता है कि कुछ राष्ट्रवादी वास्तव में इससे नाराज है, लेकिन दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? अगर आप लोगों को ला रहे हैं तो उन्हें पैसे वापस भेजने दें। ऐसे पुरुष लाओ जो बच्चे न पैदा कर सके
नागरिकता का रास्ता मत बनाओ, क्योंकि हमने सीखा है कि हमें अपनी जीवन शैली को संरक्षित करना है और यह केवल उन्हीं लोगों द्वारा किया जा सकता है जो इस देश के मूल निवासी हैं। हाँ हाँ, मूल निवासी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में टीवीए कहता हूँ तो मेरा मतलब एंग्लो ऑस्ट्रेलियाई है। वे 90% पर है तो एंथनी एल्बनीज आपको जितना चाहे गुमराह कर सकते हैं, लेकिन हम इसे नहीं मानते। लेकिन अब शो की रानी वन नेशन की पॉलिन हैंसन, तो उन्होंने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। ठीक है, उन पर नेशनल टीवी पर हमला करना शुरू कर दिया है, जैसा उन्होंने यूके में करना शुरू किया था। तो एसबीएस को सरकारी फंडिंग मिलती है, यानी हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा, और वे बेहद वोक है। एसबीएस और एबीसी ये दोनों बेहद वोक है। इसे देखिए, ये एबीसी है जो वन नेशन पार्टी पर हमला कर रहा है। वन नेशन को वैध ठहराना और वन नेशन का और हौसला बढ़ाना एक खतरनाक गलती है। यहाँ हमने एंगस टेलर को जानबूझकर वन नेशन को स्वतंत्र उम्मीदवार से ऊपर प्राथमिकता देने का फैसला करते हुए देखा है, जो आज रात वास्तव में उन कारणों में से एक हो सकता है जिसकी वजह से वे जीत सकते हैं। हम देखेंगे वोट कैसे आते हैं, वही अहम होगा और वही उन्हें वैधता देगा। मैंने ये शब्द पहले भी इस्तेमाल किया था। और उनमें क्या गलत है? अगर 36% ऑस्ट्रेलियाई लोग वन नेशन का समर्थन करते हैं या पॉलिन हैंसन का, तो आपकी समस्या क्या है? ऑस्ट्रेलियाई लोग उन्हें वैध बनाएंगे, न कि आप जैसी लिबरल वोक महिला। प्रसारण, इस्तीफा, संरचना। अगर वे अपनी पहली निचले सदन की सीट जीतने में सक्षम होते हैं तो वही उन्हें वैध बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में जहां वे चुनाव लड़ सकते हैं, मतदाता सोचते हैं, खैर ये पहले भी हो चुका है, ये सामान्य है। अब आप किसी चीज को सामान्य बनाना शुरू कर देते हैं और वास्तव में बुलेटिन का दायरा बदल गई है, आपको यह बताने के लिए माफी चाहता हूं। तो ये है एबीसी। वे वन नेशन को वैधता देने को लेकर चिंतित हैं। ये एसबीएस है। देखिए उनकी प्रोपोगंडा देखिए। दिखावे के लिए लाई गई एक ब्राउन महिला भारत से आई थी, शायद 80 या 90 के दशक में। मुझे नहीं पता उनकी 40 की उम्र में कैसी शक्ल है। देखिए वे पॉलिन हैंसन को कैसे बदनाम कर रहे हैं। नेहा, तुम्हारा परिवार 1991 में भारत से सिडनी आया था। ऑस्ट्रेलिया में बड़े होते हुए पॉलिन हैंसन आपके लिए क्या मायने रखती थी? डर ही सबसे बड़ा था। जब मैं पॉलिन हैंसन मजाक बनी रहीं जब उन्होंने एशियन इन्वेजन, एशियाई बाढ़ जैसी बातें कहीं। किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। यही लोकतंत्र है। ठीक है, उन्होंने कहा, मुझे डर था पर कोई और नहीं था। फिर 2003 में मैं ऑस्ट्रेलिया आया। हम फिर से ऑस्ट्रेलिया के सुनहरे दौर में थे। सामान्य सी यूनी पार्टी से जॉन हॉवर्ड और पीटर कॉस्टेलो जैसे नेता मिल रहे थे। अब हम निसंदेह कह सकते हैं उन्होंने हमें ऑस्ट्रेलियाई राजनीति का सबसे अच्छा सुनहरा दौर दिया। तो कौन पॉलिन हैंसन पर ध्यान देगा? कौन बहुसांस्कृतिकता पर ध्यान देगा? ये कोई नहीं। लोग तब ध्यान देते हैं जब उनकी जिंदगी बिगड़ने लगती है, जब जीवन की गुणवत्ता गिरने लगती है, जो अब हो रहा है। इसी कारण वन नेशन पॉलिन हैंसन चुनावी सर्वे में तेजी से ऊपर आ रही है। और इसे देखिए, जब मैं 6 साल का था, मैं 6 साल की थी और पापा के घर लौटने का इंतजार करती थी, क्योंकि आप जानती हैं ये शाम 6 बजे की खबरें थीं। मुझे याद है कि एक लाल बालों वाली महिला स्क्रीन पर आई थी। वो एशियाइयों से भर जाने की बात किए जा रही थी और मुझे बस इतना याद है कि मैंने सोचा, क्या मैं एशियाई हूँ? क्या मैं भी किसी पर हावी हो रही हूँ? और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप में से कितने लोग आ रहे हैं। क्या सोचने में क्या गलत है? मैंने ऑस्ट्रेलिया में आकर बसने का फैसला किया, किसी मुस्लिम देश में नहीं। या मैंने ऑस्ट्रेलिया में आकर बसने का फैसला किया। मुझे ऑस्ट्रेलिया से इसलिए प्यार हो गया क्योंकि वो तब जैसा था। मैं नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया या इसकी मूल्य बदले। मैं चाहता हूं कि ये समय के साथ विकसित हों, जैसे हर जगह होता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया भारतीय या मुस्लिम या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या यहाँ तक कि जापानी बन जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो मुसीबत को बुला रहे हैं। हमेशा से जब से हमने बस्तियां बसाना शुरू किया है, उनके जीवन के तरीके लिए एक शब्द रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या गलत किया, जबकि उसी साल ऑस्ट्रेलिया डे पर मैं झंडा लहरा रही थी और देश में होने पर गर्व महसूस कर रही थी। तो फिर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है डार्लिंग। अगर तुम ऑस्ट्रेलियाई झंडा लहराओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ तक कि
एथनो NAS भी नहीं। एथनो NAS नाराज है, लेकिन वे इनके साथ नहीं हो सकते। 20 या 10 साल पहले वे कहाँ थे? उनके पास आंदोलन शुरू करने का कोई कारण नहीं था। मुझे याद है उस रात जब मेरे माता पिता सोच रहे थे कि मैं सो रही हूँ और वे आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें वहां से जाना पड़ेगा। देखा, उसे वो बातचीत याद है, उन सभी चीजों में जो कभी नहीं हुई। ये तो बिल्कुल नहीं हुई। उसके माता पिता बात कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं। छोटी नेहा को ये नहीं सुनना चाहिए। वो कहती है, पापा मैं सुन सकती हूँ। पापा क्या कह रहे हैं? आओ चलो चलते हैं। हम इंडिया लौट रहे हैं। फिर आप क्यों नहीं गए? यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन लहजे में बात कर रहे हैं। आपने ऐसा क्यों किया? ये गैस लाइटिंग काम नहीं चलेगी। बहुत बढ़िया। और मुझे याद है जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैंने सोचा मैं कहीं और नहीं जा सकती। मेरे लिए यही हमेशा से एकमात्र घर रहा है। मुझे याद है मैं सोच रही थी कि हम कभी ये लोग अभी रोने वाले हैं। किसी को ये तय नहीं करने दे सकते कि इस देश में मेरा या किसी और का स्वागत है या नहीं। क्यों? ये किस तरह का बेवकूफ है? हम दूसरों को तय नहीं करने दे सकते कि कौन आए या ना आए। ठीक है, 1 करोड़ सीरियाई लोगों को ले आओ। 1 करोड़ कम है, 2 करोड़ लाओ। नहीं। ये लोग कौन हैं? ये बार बार अपनी बात पर अड़े रहेंगे और इनका वोटर बेस घटता जाएगा, क्योंकि आत्मसंरक्षण सबसे मजबूत होता है। सबसे मजबूत प्रवृत्ति सभी जीवित प्राणियों की होती है, सिर्फ इंसानों की नहीं। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे पास अधिकार होगा। समझो लोकतंत्र कैसे काम करता है डार्लिंग। लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। लोकतंत्र में लोग तय करते हैं कि कोई यहाँ आएगा या नहीं। देखो इस आदमी को, भारतीय मूल का फीजीवासी। ठीक है, इसकी बहुत तारीफ हुई है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये नस्लवादी लोग, भूरे मुसलमान और वामपंथी वोक्स, कुछ भारतीय भी, ये मुझे कहते हैं कि मैं चापलूस हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि माफ कीजिए, मेरी सोच में ये वंश की बात नहीं है, ये वफादारी की बात है। मैं दुनिया को ऐसे ही देखता हूं। क्या मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रति वफादार हूं? क्या मैं अपने पूर्वजों, धर्म और जनजाति के प्रति वफादार हूं? माफ कीजिए, मुझे अपने पूर्वजों की संस्कृति नहीं, यहाँ की संस्कृति पसंद है। इस देश में मेरी बेटी बड़ी होकर एक दिन प्रधानमंत्री बन सकती है। वो बन सकती है। मुझे उम्मीद है वो वोक पागल नहीं होगी, तभी मैं उसका समर्थन करूंगा। वो मंगल जा सकती है, अंतरिक्ष यात्री बन सकती है। मेरे बच्चों के लिए आसमान ही सीमा है। अगर मैं पाकिस्तान में रहता तो उसे बुर्का नकाब पहनना और लिंग आधारित भूमिकाएं निभानी पड़ती। मुझे ये पसंद नहीं। अपने देशों में करो। मैं अब मुस्लिम दुनिया को उपदेश नहीं देता, उन्हें अपनी समाज खुद संभालनी चाहिए। मुझे अपने देश की घटनाओं में दिलचस्पी है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, हर जगह हो रहा है। इसलिए पश्चिमी देशभक्तों की नई पहचान बन रही है। क्या ये कमाल नहीं? अमेरिका के देशभक्त टॉमी रॉबिन्सन का समर्थन कर रहा है। JD वेंस ने उन्हें बधाई दी और कहा, अपने देश के लिए लगे रहो। ऑस्ट्रेलियाई देशभक्त जीन अमेरिका में है और एक ब्रिटिश देशभक्त उन्हें समर्थन दे रहा है। हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन एक छोटी वैश्विकवादी आंदोलन उभर रही है। एक वैश्विक उभर रही है क्योंकि हम वामपंथी वैश्विकवादी अभिजात वर्ग के खिलाफ है। यही वजह है। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है, जहां पश्चिमी देशभक्त अपने विचार साझा करते हैं। यह व्यक्ति रॉन रॉनिल है। वे भी भारतीय फिजियन हैं। मेरी तरह युवा उम्र में ऑस्ट्रेलिया गए और देशभक्त हैं। SBS ने सोचा कि वे पॉलिन हैंसन के खिलाफ कुछ गंदगी निकालकर उसे पकड़ सकते हैं। रेने, आपके परिवार ने 40 साल पहले फिजी से ऑस्ट्रेलिया प्रवास किया था। वन नेशन पर आपकी राय क्या है? सच कहूं तो मुझे लगता है वो शानदार हैं। कोई जो अपने देश से इतना प्यार करता है, नस्लवादी नहीं है। देश पर गर्व होना चाहिए। हम भी फिजी से आए हैं। हम इस देश में आए जिसे अब घर मानते हैं। मैं खुद को ऑस्ट्रेलियाई कहता हूं, फिजियन या भारतीय नहीं। मैंने घर के सामने ऑस्ट्रेलियाई झंडे का खंभा लगाया है। और जब आप इस देश में आते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली को अपनाएं, या फिर जानते हैं क्या, आप वहीं रहें जहां आप हैं। हमने नस्ल के बारे में हैंसन की टिप्पणियां सुनी हैं। क्या आपको लगता है कि अच्छा, वो टिप्पणियां क्या हैं? वो टिप्पणियां क्या हैं? लोग इसे देखते हैं दोस्तों, लोग इसे देखते हैं। मुझे लगता है ये नस्लवादी हैं। अगर आप सच में देखें तो वो बस अपने देश की रक्षा करने की कोशिश कर रही है।
और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। जैसे अगर कोई मेरे घर में आ रहा है तो मैं अपने घर की रक्षा करूंगा अगर वो अलग अलग मूल्य लेकर आ रहे हैं और मेरे बच्चों को कुछ अलग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जानते हो क्या, मेरी जिंदगी में आपका स्वागत नहीं है। बाहर निकलो। मैल्कम एक्स ने श्वेत उदारवादियों को लेकर चेताया था। उन्होंने कहा था कि श्वेत उदारवादी हमेशा अश्वेतों का इस्तेमाल करेंगे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। वे उन्हें सिर्फ प्रतीक की तरह पेश करेंगे। ये बिल्कुल सच है। मैं चापलूस कहलाता हूं क्योंकि मैं उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं वहां से चला जाता हूं। मुझे दिलचस्पी नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। जितना ज्यादा हम इसमें देरी करेंगे उतने ही ज्यादा हम हताश हो जाएंगे। तो इसे देखिए। तो अब SBS ने पॉलिन हैंसन को घेरने की कोशिश की और देखिए उन्होंने कैसे जवाब दिया। कमाल है। और वो इसमें वाकई बहुत प्यारी लग रही है। ये बहुत प्यारा है। इसे देखिए। सुनो दोस्तों, अब ये नहीं चलता। ये काम नहीं करता। वो ऑस्ट्रेलिया की रानी है। क्या मैं आपसे वन नेशन के कुछ समर्थकों के बारे में भी पूछ सकती हूँ रॉयल? आपके समर्थकों में एक नौ नाजी तत्व भी है। आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? माफ कीजिए, आपका समर्थन नाजी नहीं करते हैं। वे फेसबुक पर टिप्पणी करते हैं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और इसका वन नेशन से भी कोई लेना देना नहीं है। तो आप उन हाशिए के लोगों नहीं देखेंगे। उन्हें वन नेशन या हमारी टीम से ना जोड़ो। इसका कोई संबंध नहीं है। मेरे सामने ये बात मत छेड़ो। मीडिया बार बार मुझ पर ये थोपता है जिससे मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि वे समर्थक हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वे आपकी पार्टी में हैं या आपकी पार्टी मशीनरी का हिस्सा हैं। वे सबसे अच्छे हैं। वन नेशन से पहले वे कहाँ थे और किसका समर्थन करते थे? क्या आपने पता किया? मुझे नहीं पता बाहर कौन मेरा समर्थन कर रहा है। मेरे पास हर तरह की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों और उम्र के लोग हैं। आप जो भी नाम लें, वे वन नेशन का समर्थन करते हैं क्योंकि वे मेरी नीतियों और जिन बातों के लिए मैं खड़ी हूँ उनका समर्थन करते हैं। मुझ पर ऐसे हमला मत करो जैसे इससे मेरी पार्टी या विचारों का अपमान होगा, क्योंकि बाहर कुछ हाशिए के लोग हमारा समर्थन करते हैं। इसका उनके समूह से संबंध नहीं है। वे यहाँ हैं और किसी का समर्थन करेंगे। हाँ, वे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधित्व में किसी न किसी का समर्थन करेंगे और वे निराश होंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे एथनोनैट्स ने अपना समर्थन रूपर्ट लो को दे दिया है। मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ। रूपर्ट लो एथनोनैट नहीं है। रूपर्ट लो नस्लवादी नहीं है, क्योंकि आज के दौर में वे ऐसे नहीं हैं। अगर आप मैं समझता हूँ कि लोग नस्लवादी क्यों बन सकते हैं, क्योंकि नस्ल सबसे दिखने वाली संस्कृति है। ठीक है। अगर आप किसी भूरे उपमहाद्वीपीय व्यक्ति को देखते हैं तो वह बांग्लादेशी, भारतीय या पाकिस्तानी होगा और उन्हीं संस्कृतियों का पालन करेगा और उन्हीं संस्कृतियों को आगे बढ़ाएगा। तो सबसे आसान समाधान है कि सभी भूरे या उपमहाद्वीपीय लोगों को बाहर कर दिया जाए। यही सबसे आसान समाधान है। लेकिन फिर आप सोचते हैं, रुको, अगर मैं इस भूरे व्यक्ति को लाऊं जो पूरी तरह पश्चिमीकरण हो चुका है, वो हमारे देश के लिए शुद्ध योगदान करता है, वह ज्यादा टैक्स देता है, वो नौकरियां पैदा करता है, क्यों? और वह कोई खतरा भी नहीं है। वह अपनी नई पहचान को खुलेआम दिखाता है। वो कहता है, मुझे ऑस्ट्रेलिया से प्यार है, मैं यही मरने वाला हूं, मैं वही करूंगा जो कोई और गोरा ऑस्ट्रेलियाई करेगा। और यही हमें चाहिए। हमें पूरी निष्ठा चाहिए दोस्तों। आप जानते हैं, पहली महिला जो थी वो कह रही थी कि मैं ऑस्ट्रेलियाई झंडा लहरा रही थी। क्या आपने यूके में नहीं देखा? आपको यूनियन जैक लहराने की अनुमति नहीं है क्योंकि ये नस्लवादी है। और सोचिए सबसे आगे कौन है? वूकीज और भूरे लोग। वे कह रहे हैं, नहीं, मुझे डर लगता है जब मैं यूनियन जैक को देखता हूं। बाहर निकलो। इससे हमेशा फर्क पड़ता है। मुसलमान कहते हैं, हम पहले मुसलमान हैं। वे वफादार नहीं है। एकनिष्ठ वफादारी की मांग करो। बस यही है। मुझे आपको हर दिन बताने में कोई शर्म नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया से प्यार करता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया से प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे अपनी स्थिति को सही ठहराना है। अब यही तरीका है। तो वन नेशन आगे बढ़ रही है, लेकिन वह सरकार या गठबंधन सरकार नहीं बना सकती जब तक कि उसे प्रेफरेंस डील न मिले। वो गठबंधन के साथ एक प्रेफरेंशियल डील हासिल करती है तो गठबंधन के मतदाता गठबंधन के आगे 1 लिखेंगे और वे वोट देंगे। वे वन नेशन के आगे 2 लिखेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वन नेशन चौथे, 5वें, 6ठे स्थान पर जा सकती है या शायद कुछ भी नहीं पा सकेगी और 36% वोट काफी नहीं होंगे। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं वन नेशन के आगे 1 लिखूंगा और गठबंधन के आगे 2 लिखूंगा। मैंने सोचा था ज्यादातर लोग ऐसा करेंगे, लेकिन पोल्स ऐसा नहीं दिखाते, इसलिए उन्हें प्रेरित करना होगा। दोस्तों, हमारे देश और 3 साल तक
किसी भी वामपंथी राजनीति को सहन नहीं कर सकते, किसी भी वामपंथी राजनीति को। और एंगस टेलर सही बातें कह रहे हैं और मुझे यह बुरा नहीं लगता। अगर मैं वन नेशन का सदस्य हूं या नहीं, मुझे लगता है कि मैंने कुछ साल पहले सदस्यता ली थी। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे रिन्यू किया है या नहीं। तो मैं आधिकारिक रूप से मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा करे और वन नेशन आगे बढ़ने वाला है। यही हमें चाहिए। हमें एकता चाहिए, हमें सामाजिक एकजुटता चाहिए, हमें वन नेशन चाहिए। माफ कीजिए, मैं काफी देर से बोले जा रहा हूं।